9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 31 साल के ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की न्यूज आने के बाद पूरे देश में नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। इसी में जो आरोपी थे उनको भी पॉलिटिकल कवर मिलने लगा। ऐसी डरने की दिखाने के बाद जो आरोपी था वो बिना डरे बिना कपड़ों को साफ किए जाके सो जाता है और जब सुबह होता है तो एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है। खैर, इस केस में एविडेंस को मिटाने की कोशिश ट्रेनिंग डॉक्टर के मौत के बाद से ही शुरू हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब विक्टिम के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट इस सारे मैटर को क्लियर कर देती है। शुरुआत में इस केस की इन्वेस्टिगेशन वहां की पुलिस करती है और ममता बनर्जी कहती है कि अगर पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन में अगर अनेबल रहती है तो इसको सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। 2 दिन बाद क्राइम वाले जगह से 20 मीटर दूरी पर ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और वहां से भी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है और 14 अगस्त की रात को 12 बजे के करीब जहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ आती है और उस भीड़ में से करीबन 40 लोग हॉस्पिटल में घुसते हैं और वहां पर तोड़फोड़ मचाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ मचाते हैं और वहां पर भी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाती है। कोलकाता के पीजी डॉक्टर के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए वारदात को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रेनी डॉक्टर है उनका नाम और फोटो फिलहाल पब्लिक हो गया है, बट इस वीडियो में मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके रिस्पेक्ट के लिए उनका नाम नहीं लूंगा, ना उनका फोटो दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं उनके नाम की जगह उनको एज ए ट्रेनी डॉक्टर ही कहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो कुछ बताने वाला हूँ वो सभी कुछ न्यूज आर्टिकल और न्यूज चैनल से लिया गया है, इसलिए मैं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उस सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस केस के पूरे टाइमलाइन को शुरुआत से डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 8 अगस्त की रात 11 बजे ट्रेनिंग डॉक्टर अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और कहती है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आप लोग डिनर करके सो जाइए। इसके बाद आधी रात के बाद ट्रेनिंग डॉक्टर और उसके 4 कलीग्स फूड ऑर्डर करते हैं और वह नीरज चोपड़ा की सिल्वर विनिंग मैच देखते हुए डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद उसके कलीग्स अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और ट्रेनिंग डॉक्टर वही रूम में स्टडी के लिए रुक जाती है। इसके बाद अपनी ड्यूटी को अपने कलीग्स को हैंडओवर करके ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में स्टडी के लिए चली जाती है। 2 बजे के करीब कोई आदमी एक पेशेंट के ट्रीटमेंट के डिस्कशन के लिए हॉस्पिटल से सेमिनार हॉल में आता है। पुलिस ने बताया कि उसी वक्त उसे अपने कजिन से एक मैसेज मिला था, जिसका रिप्लाई करते हुए 2:35 पे वो लिखती है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। 3 बजे से पहले हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर में से एक आदमी सेमिनार हॉल में जाता है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग डॉक्टर को रेड ब्लैंकेट के नीचे लेटा हुआ पाता है। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इसी के बाद जो एक्यूज्ड वो सेमिनार हॉल में एंटर किया होगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पता चला कि 4 बजे के करीब एक्यूज्ड जो है वो सेमिनार हॉल में एंटर करता है और वहां पर वो ट्रेन डॉक्टर को सेक्सुअली असॉल्ट करता है और जब ट्रेन डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसका गला घोंट देता है। उसका टूटा हुआ चश्मा उसके लैपटॉप के पास मिला था, जिससे पता चलता है कि उसने खुद को डिफेंड करने के लिए बहुत देर तक कोशिश की होगी। एक्यूज ने उसका गला घोट दिया था, जिसकी वजह से उसके आंख में खून के थक्के जम गए थे। रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि एक्यूज ने उसका मुंह जोर से बंद किया और उसके सर को जोर से दीवार पर पटक दिया, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर चोट आ गई। एक्यूज ने उसे रोकने के लिए उसके थायराइड कार्टिलेज को जोर से दबाया होगा, जिसकी वजह से उसमें खून के थक्के जम गए थे। ट्रेनी डॉक्टर के चेहरे पर नाखून के निशानों से पता चलता है कि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की होगी तो एक्यूज ने उसका मुंह जोर से दबाकर बंद कर दिया होगा। जब सुबह 7:30 बजे उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसकी डेड बॉडी के पास उसका लैपटॉप मिलता है, जिस पर डायरी रखी थी और उस पर उसका फोन रखा था और उसके सर के पास एक बोतल उल्टी पड़ी थी। 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे आरजी कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ट्रेन डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पर सवाल उठता है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था उसे देखकर वो कैसे कह सकते थे कि ये एक सुसाइड है। इसके बारे में हम आगे की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बात करेंगे। 10:10 पर आरजी करके पुलिस आउटपोस्ट के इंस्पेक्टर इंचार्ज को अलर्ट कर दिया जाता है। 10:30 बजे टाला पुलिस स्टेशन सीपी, डीसीपी और जेसीपी को अलर्ट करती है। 11:30 बजे एडिशनल सीपी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और उसके बाद 1 बजे ट्रेनी के पेरेंट्स और फोरेंसिक टीम सेमिनार हॉल में जांच करने के लिए पहुंचते हैं। ट्रेनी के पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें 3 घंटे तक अंदर जाने से रोका गया। उसके बाद 3:55 पर ट्रेनी के पिता जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इस केस की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। 5:30 पर ट्रेनी के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया जाता है और उसके बाद 6:10 से 7:10 के बीच ऑटोप्सी कंप्लीट हो जाती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो आया वो सिर्फ हैरान करने वाला नहीं था, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला था कि एक इंसान के रूप में
कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह कंफर्म हो गया कि ट्रेनी विक्टिम को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। कोर्ट में आया कि बॉडी पर स्ट्रगल और इंजरीज के निशान थे। चेहरे और आंख पर खून के धब्बे थे। बॉडी के वेरियस पार्ट पर स्क्रैचेस थे और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। लिप्स, एब्डोमेन और राइट हैंड के फिंगर्स पर भी इंजरीज थे और उसकी कॉलर बोन टूटी हुई थी। कोर्ट में आया कि ट्रेनी डॉक्टर की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी। चिल्लाने से रोकने के लिए एक्यूज ने उसका मुंह जोर से दबाया और गला घोटने की वजह से उसकी थायराइड कार्टिलेज टूट गई थी। रिपोर्ट में आया कि आरोपी संजय रॉय को इस बात का फायदा मिला कि जब उसने ट्रेनी डॉक्टर पर अटैक किया तो उस वक्त वो डीप स्लीप में थी। ये कहा जा रहा था कि ट्रेनी डॉक्टर लगातार 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। इस वजह से डीप स्लीप में हो जाना एक लाजमी सी बात है। इंडिया टुडे टीवी के एक इंटरव्यू में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुवर्णा गोस्वामी ने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर को जो इंजरीज हुई थी उसको देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ एक पर्सन का काम होगा। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड निकला। लिक्विड की इतनी क्वांटिटी किसी एक आदमी की नहीं हो सकती। ट्रेनिंग डॉक्टर के पेरेंट्स के साथ गए एक रिलेटिव ने कहा कि जब ट्रेनिंग डॉक्टर के मां को पता चला तो उसकी मां बिल्कुल इंसोल हो गई और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन उनको 3 घंटे तक बाहर रखा गया। रिलेटिव ने ललन टॉक के एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो अंदर गए तो उन्हें केवल एक फोटो खींचने की परमिशन दी गई और जब वो बाहर आकर उन्होंने इस फोटो को दिखाया तो उसमें विक्टिम के बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था। उसके जो पैर वो 90 डिग्री पर अलग थे और ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पेल्विक गर्डल को तोड़ न दिया जाए। इसका मतलब कि उसके साथ बुरी तरह से ट्रीट किया गया था। उन्होंने कहा कि विक्टिम का चश्मा भी टूटा हुआ था और उसके कुछ पार्ट्स उसके आंख में भी लगे थे। लेकिन ऐसी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने जो किया वो और हैरान कर देने वाला था। छानबीन में पुलिस ने बताया कि रेप और मर्डर करने वाला जो आरोपी था जिसे हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया वो वारदात को अंजाम देने के बाद जाकर अपने जगह पे सो गया था और सुबह उठने के बाद उसने एविडेंस को मिटाने की कोशिश भी किया, लेकिन उसके जूतों पर खून के निशान मिले थे। उसका आरजी कर मेडिकल कॉलेज से कोई एसोसिएशन नहीं था, फिर भी वो यहाँ आया जाया करता था। इस अपराधी संजय राय का जो पास्ट था वो भी क्राइम से भरा था। उसने 4 शादियां की थी और वो औरतों के लिए आदतन अपराधी था। उसकी 3 वाइफ ने उसके एब्यूजिव बिहेवियर के लिए छोड़ दिया। 2022 में उसने अपने एक प्रेग्नेंट बीवी के साथ असॉल्ट किया जिसमें उसे गिल्टी पाया गया था और उसके बाद उसकी वो बीवी कैंसर की वजह से मर गई थी। कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने के मामले में भी उसे गिल्टी पाया गया था। उसी हफ्ते मंडे को लाल बाजार गई एक औरत ने उसके खिलाफ रिपोर्ट किया कि वो उसे 3 महीने से उसके फोन पर उसे परेशान कर रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार संजय राय 2019 में डिजास्टर मैनेजमेंट में एक वॉलेंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस में शामिल हुआ, लेकिन बाद में उसे कोलकाता के 4th बटालियन पुलिस के आउटपोस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके बाद वो आरजी कर कॉलेज के पुलिस चौकी में चला गया। पुलिस वेलफेयर बोर्ड में सिविक वॉलंटियर होने की वजह से उसे स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के सिविल डिपार्टमेंट में आने जाने की परमिशन थी। इससे अपने पर्सनल कामों के लिए पुलिस के जो मोटरसाइकिल थी उसमें पर डे 5 लीटर फ्यूल फ्री मिलता था। ये बताया गया कि वो हॉस्पिटल में दलालों के गिरोह का हिस्सा था, पैसा वसूलता था और पैसे से जूझ रहे मरीजों को भी आरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराने का वादा करता था। हॉस्पिटल के फ्री सर्विसेज पर रिश्वत लेता था और अगर कोई मरीज आरजी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाता था तो वो उसे पास के नर्सिंग होम में भी भर्ती कराने का वादा करता था। सिविक वॉलेंटियर की नौकरी दिलाने के नाम पर भी वो लोगों से पैसे ऐंठता था। सवाल ये उठता है कि उसके खिलाफ इतने सारे आरोप होने के बाद भी उसे एक सिविल वॉलेंटियर के रूप में क्यों रखा गया था। जिस दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया था उस दिन इमरजेंसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर जहां ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी वहां पर एक फटा हुआ ब्लूटूथ डिवाइस मिला था। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 4 बजे संजय रॉय जब सेमिनार हॉल में एंटर करता है तो उस वक्त उसके गले में ब्लूटूथ डिवाइस होता है, लेकिन जब 40 मिनट बाद वहां से वो निकलता है तो उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं होता है और इसके बाद जब उस ब्लूटूथ को पेयर कराया गया तो वो इसके सेलफोन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद सैटरडे यानी 10 अगस्त को उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और उस पर बीएनएस के सेक्शन 64 रेप और सेक्शन 103 मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए इस वारदात के बाद वहां के प्रिंसिपल संदीप घोष के भागने पर भी सवाल पैदा हुआ। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा कि ट्रेनी के इंसिडेंट के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने रिजाइन कर दिया, लेकिन ठीक 8 घंटे बाद उसे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। अख्तर अली ने बताया कि प्रिंसिपल संदीप घोष एक करप्ट पर्सन था। वो स्टूडेंट्स को फेल कर देता था और टेंडर ऑर्डर पर 20% तक कमीशन लेता था।
उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल घोष अपने गेस्ट हाउस में स्टूडेंट्स के लिए एल्कोहल भी प्रोवाइड कराता था। वो स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए उकसाता था। वो एक माफिया आदमी था। उसके पास 20 बॉडीगार्ड और 4 बाउंसर्स भी थे। ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस से कहा कि आपने लोगों को क्यों नहीं बताया कि जो क्राइम सीन था वो ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस को इंडिकेट करता है। क्या आपकी ये साइलेंस सुसाइड को प्रमोट नहीं करती है? उन्होंने पूछा कि क्या आपके फोर्स में किसी ने कहा कि ये एक गैंग रेप का मैटर है? क्योंकि गैंग को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस से कई सवाल किए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केवल संदीप घोष को सीबीआई के अंडर में न लिया जाए, बल्कि ममता बनर्जी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर एसपी दास एंड कलकत्ता सीपी विनीत गोयल को भी कस्टडी में लिया जाए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी एक्यूज्ड के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की। प्रोटेस्ट और जूनियर डॉक्टर के आरोपी के लिए पनिशमेंट की मांग को देखते हुए हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और ममता बनर्जी ने डॉक्टर से पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो रही है और अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर वहां की स्टेट पुलिस अनेबल रहती है तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगी। ट्रेनी के पेरेंट्स ने कहा कि उनके बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप का हिंट मिलता है, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंपे। इसके बाद से इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया गया है और फिलहाल सीबीआई इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन इस केस में जो सबसे मेन सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब इंजरीज दिख रही थी तो इस इंसिडेंट को शुरुआत में सुसाइड क्यों बताया गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि इंसिडेंट अर्ली मॉर्निंग हो गया था, लेकिन आरजी करके मेडिकल कॉलेज के पुलिस आउटपोस्ट को इसकी खबर 10:10 पे मिलती है और वहाँ के लोकल पुलिस को इसकी खबर 10:30 बजे मिलती है। इतनी देर बाद वहाँ उनको इन्फॉर्म क्यों किया गया? क्या वहाँ एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही थी? वेडनेसडे को इंसिडेंट वाली जगह से 20 मीटर दूर अचानक से कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जरिए एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही? जो लोग उस भीड़ में अचानक से हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ किए थे, इमरजेंसी वार्ड को बर्बाद किए थे, वो लोग कौन थे? क्या उनका किसी पार्टी से ताल्लुक था? इन सब का इन्वेस्टिगेशन फिलहाल सीबीआई कर रही है। एनसीआरबी का एक डेटा बताता है कि 2021 में हर दिन 86 के एवरेज से रेप केस फाइल किए गए थे, जिसमें हर घंटे 49 केस महिलाओं के खिलाफ थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेपिस्ट रेप करते क्यों हैं? इसको जानने के लिए एक रिसर्च स्कॉलर मधुमिता पांडे ने 2020 में दिल्ली के तिहाड़ जेल में 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया, ये जानने के लिए कि क्या उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि वहाँ जो रेपिस्ट थे उनके अंदर वुमेन्स को लेकर रूढ़िवादी और दमनकारी सोच थी। उन्होंने बताया कि बहुत सारे रेपिस्ट ने खुद को गलत नहीं माना, उन्हें लगता कि वो दोषी नहीं है, इसलिए उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। उन्हें शर्म तो आती है लेकिन ज्यादा भी नहीं। उन्हें शर्मिंदगी इस बात की है कि उन्हें जेल के अंदर और जेल के बाहर रेपिस्ट कहा जाता है। वो खुद को दोषी नहीं मानते बल्कि विक्टिम को ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि देर रात तक बाहर घूमने वाली महिलाएं भी निर्दोष नहीं है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक 49 वर्ष की रेपिस्ट से बात की जिसने 5 साल की बच्ची का रेप किया था और उसने कहा कि लड़की उससे उकसा रही थी, उसका कैरेक्टर भी सही नहीं था जिसे ठीक किया जाना जरूरी था। उसने कहा कि उसने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी और उससे कोई शादी नहीं करेगा। उसने कहा कि जब वो बाहर जाएगा तो उस बच्ची से शादी करेगा। मधुमिता ने कहा कि इससे पता चलता है कि उससे रेप के बारे में कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मधुमिता ने कहा कि रेपिस्ट की जो भावना थी वो समाज में महिलाओं को सप्रेस करने की थी। मधुमिता ने कहा कि उनकी स्टडी में पता चला कि डेथ पेनल्टी रेप नहीं रोक सकती। हमारे देश में मर्डर और रेप जैसे केसों को उकसाने के लिए कहीं न कहीं हमारे बॉलीवुड सिनेमा का भी बड़ा हाथ है। गैंग ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, एनिमल, कबीर सिंह, तितली जैसी मूवियाँ जिसमें खुलेआम गाली दी जाती है, खुलेआम माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं और रेप और मर्डर जैसे सीन को खुलेआम दिखाया जाता है। इस वजह से इस तरह की जो मूवियां हैं बैन होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए जिससे कि हमारी सोसाइटी में एक गलत दुष्प्रभाव जाने से रोका जा सके। हमारे देश में जो रेपिस्ट हैं और जो कन्विक्टेड आरोपी हैं उनको सजा देनी चाहिए। राम रहीम, आसाराम बापू, ये जो लोग चुनाव के समय में जेल से बाहर निकल आते हैं और किसी पार्टी को जीत दिला सके, इस वजह से ये वोट बैंक का काम करते हैं। इस तरह की कारनामों पर भी रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। उससे रेप जैसे केसेस में इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। उससे तुरंत जो है आरोपी को सजा देनी होगी। तब जाके हमारे समाज में कहीं न कहीं एक एग्जाम्पल सेट होगा, कहीं न कहीं आरोपियों में दहशत होगी जिससे वह ऐसे काम करने से एक बार डरेगा। स्कूल्स में जेंडर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें ये दिखाया जाए कि नहीं, जो लड़कियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं उनकी भी शक्ति बिल्कुल पुरुषों के समान है, वो किसी से कम नहीं है। जो लड़कियां, उनको भी लड़कों के गलत टच को बताना होगा कि किस तरह के टच को गलत समझा जा सकता है। लड़कों को ये बताना चाहिए कि नहीं, लड़कियां जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से सुधार करके हम अपने देश में जो रेप और मर्डर जैसे जो केसेस आ रहे हैं उसको कम कर सकते हैं।
15 अगस्त को जब हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसी समय मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसे मारने की खबर आती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के एक गांव के नर्स के चेहरे को पूरी तरह से क्रश कर दिया जाता है। उसकी बॉडी 30 जुलाई से मिसिंग थी, जो 8 अगस्त को मिली और पुलिस ने आरोपी को 13 अगस्त को राजस्थान से अरेस्ट किया। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये प्रोटेस्ट भी समय के साथ अलग अलग प्रोटेस्ट के जैसे थम जाएगा? क्या आरोपी जिंदा रहेगा ताकि आगे भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे सके, या फिर निर्भया के जैसे आरोपी के फांसी के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा? हमारे देश में और भी न जाने ऐसे कितने केस हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने समाज और अपने वर्क प्लेस पे कब सेफ होंगी? क्योंकि देश की हर वो लड़की जिसके साथ ऐसा होता है, उन सबके लिए कोलकाता जैसा प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है।